यानी स्वयं में विश्वास, श्रेष्ठता का सम्मान, प्रतिभा, व्यक्तित्व में संतुलन ही मानव व्यवहार में, सामाजिक और व्यवसाय में स्वावलंबी होना पाया जाता है। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि स्वयं में विश्वास, श्रेष्ठता का सम्मान से और प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन पूर्वक ही मानव व्यवहार में सामाजिक होता है। तो व्यवहार में सामाजिक होने के लिए ये 3 चीजें आवश्यक हैं। इससे पहले स्वयं में विश्वास और श्रेष्ठता का सम्मान जो है वो बता चुके हैं। प्रतिभा एवं व्यक्तित्व का भी विश्लेषण हो गया था। तो व्यक्तित्व क्या है इसको बताया गया था कि व्यक्तित्व का तात्पर्य है आहार विहार व्यवहार और कार्यों से मूल्यांकित होने के रूप में व्यक्तित्व। और प्रतिभा का मतलब है संपूर्ण आयाम, कोण, दिशा, परिप्रेक्ष्य, देश कालों में प्रामाणिकता और उसकी निरंतरता, और समाधान और उसकी निरंतरता के रूप में अभिव्यक्ति, संप्रेषित, प्रकाशित करने में विश्वास, इसको प्रतिभा कह रहे हैं। फिर ये कह रहे हैं कि स्वयं में विश्वास, श्रेष्ठता का सम्मान और प्रतिभा, व्यक्तित्व में संतुलन पूर्वक ही मानव व्यवहार में सामाजिक और व्यवसाय में स्वावलंबी होना पाया जाता है। फिर व्यवहार में सामाजिक होने का तात्पर्य व्यवस्था के रूप में प्रमाणित होना ही है। जैसे परिवार मानव, व्यवस्था मानव के रूप में होना। इस प्रकार मानव ही प्रमाण का आधार है, ना कि वाङ्मय। तो इसलिए बाबा जी कह रहे हैं कि जो प्रमाण का आधार है वो जीता हुआ मानव ही होगा, वाङ्मय नहीं। वाङ्मय का स्मरण यहाँ इसलिए किया है कि वाङ्मय प्रमाण के आधार पर मानव जाति विविध परंपराओं में छद विक्षित हो चुकी है। तो बाबा जी कह रहे हैं कि यहाँ इस बात को इसलिए यहाँ पर लिखा है क्योंकि पूर्व में भी लोगों ने वाङ्मय को आधार बना लिया और उसके आधार पर चलने का प्रयास किया और उससे पूरी परंपरा जो है छद विक्षित हुई है। अर्थात स्वयं पर विश्वास हो पाने का मार्ग प्रशस्त नहीं हो पाता है। तो वाङ्मय के ऊपर विश्वास रहता है, स्वयं में विश्वास नहीं आ पाता है, ऐसा बोल रहे हैं। प्रत्येक मानव स्वयं पर विश्वास नहीं करेगा तब तक अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था का अंगभूत होना प्रमाणित नहीं होगा। तो बाबा जी कह रहे हैं स्वयं में विश्वास ही नहीं आया कि मैं व्यवस्था में जी सकता हूँ, व्यवस्था में भागीदारी कर सकता हूँ। अगर ये विश्वास नहीं आया तो अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था के अंगभूत होना प्रमाणित ही नहीं होगा। तो मानव अपने को ही प्रमाणित किए बिना परंपरा होना संभव नहीं है। इसलिए स्वायत्त मानव को पहचानने के उपरांत ही स्वायत्त परिवार प्रमाणित होना देखा गया। और स्वायत्त मानव में ये पांचों चीज का होना जरूरी है। स्वयं में विश्वास, श्रेष्ठता का सम्मान, प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन, व्यवहार में सामाजिक और व्यवसाय में स्वावलंबी। ऐसा मानव जो है शिक्षा पूर्वक ही तैयार होगा तो ऐसा व्यक्ति परिवार व्यवस्था में भागीदारी करेगा, यानी उससे फिर परिवार जो है अपने में स्वायत्त परिवार के रूप में प्रमाणित होगा। स्वायत्त मानव के परीक्षण, मूल्यांकन और प्रस्ताव क्रम में व्यवहार में सामाजिक और व्यवसाय में स्वावलंबन एक अनिवार्यतम अभिव्यक्ति और अधिकार और अभिव्यक्ति है। व्यवहार में सामाजिक होने का मूल रूप आचरण ही है। मानवीयतापूर्ण आचरण में ही मूल चरित्र, नैतिकता का प्रकाशन, संप्रेषणा होना पाया जाता है। फिर है मूल्यों का प्रमाण संबंधों को पहचानने के उपरांत ही होता है। यह सर्व मानव विदित है, अर्थात सर्व मानव इसे परीक्षण कर सकता है। अस्तित्व सहज सहस्तित्व विधि से संबंध नित्य वर्तमान है। संबंध का तात्पर्य पूर्णता के अर्थ में अनुबंधित होने से और अनुबंध का तात्पर्य निष्ठा से है। वह भी स्वीकृति पूर्वक स्वयं स्फूर्त निष्ठा से है। यह निष्ठा स्वायत्त मानव में ही प्रतिपादित और प्रमाणित होता है। फिर ये कहा कि मूल्य, चरित्र, नैतिकता अविभाज्य रूप में स्वायत्त मानव में प्रमाणित होने के क्रम ही आचरण है। आचरण का मतलब है मूल्य, चरित्र, नैतिकता का अविभाज्य रूप में जीने में प्रमाणित होने के अर्थ में आचरण है। मानव अपने स्वायत्त आचरण सहित ही कायिक, वाचिक, मानसिक, कृतकारी, तन्मोदित रूप में सामाजिक होना प्रमाणित करता है। संबंधों के आधार पर जैसा मानव संबंधों को प्रयोजन और व्यवस्था के सूत्र के रूप में देखा गया है, सम्मान संबंध जिसमें
सम्मानित होने वाला और सम्मान करने वाला परस्परता में होने वाले कार्य व्यवहार के आधार पे सम्मान संबंध का साक्ष्य है। सम्मान संबंध में स्पष्ट हो चुका है कि स्वयं से अधिक जागृत प्रमाणित व्यक्ति के प्रति स्वयं के प्रति विश्वास के आधार पर स्वयं स्फूर्त विधि से मुखरित और आचरित होने वाला क्रियाकलाप जिसका प्रयोजन सम्मानित होने वाले व्यक्ति में सम्मान किया या स्वीकृत होना आवश्यक है। यदि सम्मान करने वाले के अंदर स्वीकृत नहीं है तो वो सम्मान नहीं है। सम्मान परस्परता में मूल्यांकन है। ऐसे सम्मान करने और सम्मानित होने का मूल्यांकन उभय तृप्ति का स्रोत होना पाया जाता है। सम्मान करने, सम्मान स्वीकृत करने के क्रियाकलाप ही जागृति सहज व्यवहार कहलाता है। संबंध स्वयं से स्वयं के लिए स्वयं में जाना माना पहचाना हुआ निर्वाह करने के रूप में आधार है। संबंध स्वयं से स्वयं के लिए स्वयं में जानना मानना पहचाना हुआ जाना माना पहचाना हुआ निर्वाह करने के लिए आधार है। तो संबंध का मतलब है संबंध को जान लिया है, मान लिया है, पहचाना हुआ है, उसके आधार पे निर्वाह करने के आधार पे संबंध स्पष्ट होता है। स्वयं में तृप्ति पाने का उद्देश्य अथवा तृप्त होने का उद्देश्य और तृप्त रहने का उद्देश्य बना ही रहता है। संबंधों को पहचानने के उपरांत उसका प्रयोजन केवल भय मुक्ति ही है। भय मूलक भ्रम के रूप में होना विदित है। भ्रम अधिक, कम और विपरीत पहचान और मान्यता है। यही भय प्रलोभन का कारण और स्वरूप है। इसी क्रियाकलाप को भ्रम नाम दिया गया है। यहाँ यह भी स्मरणीय बिंदु है कि अस्तित्व में केवल मानव ही अपने ही प्रयासों से भ्रमित होता है, क्योंकि मानव में कर्म करने में स्वतंत्रता और फल भोगने में परतंत्रता दिखाई पड़ती है। कोई भी कार्य करने के मूल में विचारों का होना पाया जाता है। विचार पूर्वक ही ज्यादा, कम या विपरीत कार्यों में ग्रसित हो जाता है। भय पूर्वक मानव भ्रमित कार्यों को करता ही है, प्रलोभन भी करता है। भय पूर्वक सभी भ्रमित कार्य अस्वीकृति पूर्वक होता है। प्रलोभन से संबंधित सभी कार्य स्वीकृति पूर्वक होता है। इन दोनों विधा में भ्रम ही कारण है। आस्था विधि में स्वर्गवादी जितने भी कल्पना परिकल्पना मानव ने कर रखा है वह सब प्रलोभन का ही विस्तार रूप में होना पाया जाता है। नरक और भय का ही विस्तार वर्णन होना पाया जाता है। इसके अतिरिक्त और नरक में भी भय का ही विस्तार वर्णन होना पाया जाता है। इसके अतिरिक्त और कोई चीज आस्था विधा से खोजा जा रहा है या प्रमाणित नहीं हो पाया, अर्थात समाज परंपरा में शिक्षा संस्कार व्यवस्था संविधान के रूप में प्रमाणित नहीं हुआ। इसके विकल्प में ही जीवन ज्ञान परम ज्ञान के रूप में और जागृति इसके विकल्प में ही जीवन ज्ञान परम ज्ञान के रूप में जागृति और उसकी प्रमाण सहित परंपरा बनना संभव हो गई। यह अध्ययनगम्य है। ऐसा जागृत मानव का आचरण ही मानव कुल का वैभव और संविधान होना पाया जाता है। इसी के पुष्टि में सहअस्तित्व दर्शन ज्ञान अध्ययनगम्य हुआ। फलतः मानव में स्वायत्तता का संपूर्ण स्रोत नित्य समीचीन है। हर मानव जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में होने के आधार पर ही जीवन ही जागृति पूर्वक दृष्टा पद में अपने ऐश्वर्य को प्रमाणित करने की सार्वभौम व्यवस्था, अखंड समाज और उसके वैभव को जानने मानने पहचानने और निर्वाह करने की आवश्यकता अवसर समीचीन है। इस प्रकार हर व्यक्ति जागृति पूर्वक ही स्वायत्तता का प्रमाण है। स्वायत्तता मानव रूप प्रदान करने की शिक्षा संस्कार ही मानव परंपरा से जागृति का प्रमाण है। परंपरा ना हो ऐसी स्थिति में इसका कल्पना ज्ञान दर्शन विचार और योजना कैसे उपलब्ध हो, यह प्रश्न मानव जाति में आता ही है। इन सभी मुद्दों पे अनुसंधान पूर्वक हम प्रमाणित हो चुके हैं।
अब केवल शिक्षा विधा में प्रमाणित करने की गति सहित कार्य कर रहे हैं। इसी क्रम में यह व्यवहारवादी समाजशास्त्र प्रस्तुत है। अगला पैरा है कि संबंधों के क्रम में मानव ऊपर कहे विधि से अपने जीवन से जागृति को प्रमाणित करता है। ऐसे संपूर्ण मूल्यांकन जीवन तृप्ति व्यवहार प्रयोजन के ध्रुवों पर समीकृत होना पाया जाता है। जीवन तृप्ति का स्वरूप तो प्रामाणिकता और संपूर्णता में जीवन ज्ञान, अस्तित्व दर्शन ज्ञान और मानवीयतापूर्ण आचरण ही है। जीवन तृप्ति और उसके प्रमाण में से के लिए इससे अधिक या कम कुछ होता नहीं है, क्योंकि अस्तित्व स्वयं कम ज्यादा से मुक्त है और जीवन ज्ञान भी कम ज्यादा से मुक्त है। जीवन ही जागृति पूर्वक अस्तित्व दर्शन करता है। अस्तित्व में जीवन भी अविभाज्य वर्तमान है। इसी परम सत्यतावश जीवन में प्रमाणित होने की आवश्यकता अवसर सहज ही नित्य समीचीन है, क्योंकि अस्तित्व और सह अस्तित्व में जीवन नित्य वर्तमान रहा आया है। हर मानव शरीर श्रेष्ठ रचना रूपी प्रकृति विकासपूर्ण पूर्वक जीवन। तो बाबा जी कह रहे हैं कि जो मानव शरीर है वो श्रेष्ठ रचना रूपी प्रकृति और विकासपूर्ण रूपी जीवन के संयुक्त साकार रूप में मानव तथा परंपरा है। मानव अपने जागृति को प्रमाणित करना ही मानव परंपरा में प्रधान कार्य है। जागृति को प्रमाणित करने के क्रम में सार्वभौम व्यवस्था अखंड समाज ही साक्ष्य है। यही जागृति लोकव्यापीकरण होने का भी साक्ष्य है। मानव संबंध के अतिरिक्त नैसर्गिक एवं ब्रह्मांडीय संबंध भी बना ही रहता है। ब्रह्मांडीय संबंध क्रम में मानव का स्वभाव गति संपन्न कार्यकलापों के पोषक होना पाया जाता है, क्योंकि मानव के इस धरती पर प्रकट होने से पहले और बाद भी इस धरती के संतुलन में ब्रह्मांडी किरणों अथवा तरंगों का पूरकता सिद्ध हो चुकी है, क्योंकि यह धरती समृद्ध हो चुका है। इस धरती में जब से मानव धातु युग को पार करके आस्था युग को पार करके राजयुग को झेलता हुआ वैज्ञानिक युग में प्रवेश होते ही इस धरती के साथ असंतुलनकारी कार्यकलापों को सर्वाधिक अपनाया, जिसका विचार प्रसव स्वरूप उपभोक्ता विधि में मूल्यांकित हो चुका है। उपभोक्ता विधि समाज विरोधी है, यह भी मूल्यांकित हो चुका है। अखंड समाज की अभिप्सा सर्वमानव में विद्यमान है। यह अभयता के अपेक्षा पर निर्भर है, इसलिए मानव संस्कृति पूर्वक ही अखंड समाज की ओर मार्ग प्रशस्त होना पाया जाता है। अतएव ब्रह्मांडी किरणों से लाभान्वित यह धरती संतुलित रहने के क्रम में ही मानव को संतुलित रहने की आवश्यकता और अनिवार्यता है। इसके बाद अगले पैराग्राफ में कहा कि जो नैसर्गिक संबंध सहज प्रक्रिया मानव में से के लिए अभिभाज्य है। धरती, वायु, जल के साथ मानव शरीर परंपरा का होना पाया जाता है। ऐसी शरीर परंपरा स्वस्थ रहने की आवश्यकता है। शरीर स्वस्थता की परिभाषा पहले ही की जा चुकी है। जीवन जागृति पूर्वक परंपरा में व्यक्त होने लायक शरीर ही स्वस्थ शरीर है।
यह शरीर संतुलन का तात्पर्य है। नैसर्गिकता की पवित्रता इसके लिए एक अनिवार्य विधि है। इसी के साथ ऋतु संतुलन इस पृथ्वी पर ऊष्मा वितरण विनियोजन कार्यक्रम में सशक्त भूमिका है। वातावरणिक और भूमिगत ऊष्मा धरती के ऊपरी सतह में संतुलन को बनाए रखने के लिए ऋतु संतुलन कार्यकलाप ही महत्वपूर्ण भूमिका है। ऋतु वातावरणिक ऊष्मा को भूमिगत करने और उसे आवश्यकता अनुसार धरती अपने सतह में उपयोग करने के क्रम को बनाए रखता है। यथा आप हम सब इस बात को देख रहे हैं, जैसे ठंडी ऋतु प्रभावित होती है वैसे ही धरती से ऊष्मा बहिर्गमित होता हुआ दिखाई पड़ता है, जिससे धरती के ऊपरी सतह में जो चारों अवस्थाएं हैं उसमें संतुलन प्रदान करता है। ग्रीष्म ऋतु में धरती अपने ऊपरी सतह के श्वसन के द्वारा ऊष्मा सहित विरल पदार्थों को अपने में समा लेता है, इसका विधि बाह्य वातावरण में ऊष्मा का दबाव अधिक होने और धरती के ऊपरी सतह के कुछ नीचे तक कम होने के आधार पर क्रिया संपन्न होती है। इसे हर देश काल में परीक्षण किया जा सकता है, स्वीकारा जा सकता है। वर्षा काल में धरती के सतहगत ऊष्मा और वातावरणिक ऊष्मा संतुलन स्थापित करने और उसे संरक्षित कर रखने का क्रियाकलाप दिखाई देता है। फलस्वरूप संपूर्ण फल वृक्ष पौधे फलवती होने का कार्य दिखाई पड़ती है। इससे यह स्पष्ट हो गया कि धरती की ऊपरी सतह में संतुलन विधि से वर्षाकालीन, शीतकालीन और उष्णकालीन अन्य वनस्पतियों को पहचाना जाता है। इसे संतुलित बनाए रखना, इसके लिए मानव स्वयं पूरक होना ही नैसर्गिक संबंध का तात्पर्य है। ये सब अर्थात मानव संबंध, नैसर्गिक संबंध, ब्रह्मांडीय संबंध निरंतर वर्तमान है ही। इसके प्रति जागृत होना ही संबंधों को पहचानना, मूल्यों को निर्वाह करने का तात्पर्य है। मूल्यांकन विधि से उभय तृप्ति का प्रमाण होता है। जैसे स्वयं पर विश्वास हर मानव के परस्परता में होने वाले पोषण और पोषित होने की क्रिया, संरक्षित होने और संरक्षित करने की क्रिया, शिक्षित होने और शिक्षा प्रदान करने की क्रिया, समाधान पूर्ण कार्य कराने और करने के लिए मत देने की क्रिया, ज्ञान या न्याय प्रदान करने और न्याय पाने का क्रिया, संस्कार ग्रहण करने का क्रिया, सह अस्तित्व सहज संपूर्णता को निर्देशित होने का क्रिया, सह अस्तित्व को स्वीकारने योग्य संस्कारों को स्थापित करने और स्वीकारने का क्रिया, अस्तित्व में विकास और जागृति को बोध कराने एवं बोध संपन्न होने का क्रिया। इसी प्रकार जीवन और जागृति को बोध होने का क्रिया, व्यवस्था में जीने की स्वीकृति रूपी संस्कार प्रदान और स्वीकार क्रिया, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी की आवश्यकता को बोध कराने एवं बोध होने का क्रिया, समाधान समृद्धि अभय सह अस्तित्वपूर्ण जीने की कला में दृढ़ता को स्थापित करने और दृढ़ता से संपन्न होने के क्रियाकलाप में मूल्यांकन से तृप्ति को पाया जाता है। यही कोण आयाम परिप्रेक्ष्य में विधिवत तृप्ति पाने का स्रोत है। यह समीचीन है, यह एक आवश्यकता भी है। इन्हीं तृप्तियों को पाने के क्रम में मूल्यों का निर्वाह करना सहज है। इस प्रकार व्यवहार में सामाजिक होने का संपूर्ण आहर्ता स्वायत्त मानव में शिक्षा संस्कार पूर्वक समाहित होता है और प्रमाणित होता है। व्यवसाय में स्वावलंबन एक आवश्यकीय प्रक्रिया है। मानव में से के लिए आवश्यकताएं दो प्रकार से पाया जाता है, सामान्य आकांक्षा, महत्वाकांक्षा से संबंधित वस्तु और उपकरण के रूप में। सामान्य आकांक्षा में
वांछित वस्तुएं, आहार, आवास, अलंकार, कार्यों में उपयोगी होना पाया जाता है। शरीर पुष्टि और पोषण के रूप में आहार को, संरक्षण के अर्थ में आवास और अलंकार को उपयोगी होना पाया जाता है। महत्वाकांक्षा संबंधी वस्तुएं ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों के गति की सीमा से अधिक गति के लिए दूरश्रवण, दूरदर्शन, दूरगमन का प्रयोजन देखने को मिलता है। इसे पहले भी स्पष्ट किया जा चुका है। उल्लेखनीय तथ्य यही है कि सामान्य आकांक्षा संबंधी वस्तुओं से ही समृद्धि का प्रकाशन हो पाता है। महत्वाकांक्षा संबंधी वस्तुएं समय समय पर दूर संचार समाज गति में पूरक रूप में उपयोगी होते हुए समृद्धि का आधार नहीं बन पाता है। गति और शीघ्रता के आधार पर इसका मूल्यांकन हो पाता है। अतएव इन यंत्रों के न्यूनतम उपयोग से ही अथवा आवश्यकता विधि से ही इनका उपयोग करना ही इसके वैभव का प्रमाण है। इन वस्तुओं का राक्षसीय पाश्विक विधि से कितना भी उपयोग करें, यह एक व्यसन के रूप में दिखाई पड़ेगा, न कि समृद्धि के रूप में। इसको इस धरती के संपूर्ण मानव देख चुके हैं। कोई बचा होगा वह देख भी सकता है। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि सामान्य आकांक्षा संबंधी वस्तु उपकरण समृद्धि का द्योतक है और इसकी संभावना भी समीचीन है। महत्वाकांक्षा संबंधी वस्तुओं का अधिकता होने के उपरांत भी समृद्धि का अर्थ पूरा नहीं होता है। इतना अंबार लगाने के क्रम में ही धरती का पेट फाड़ने की गति त्वरित हुई है। सामान्य आकांक्षा संबंधी वस्तुओं को पाने के लिए धरती को तंग करने की आवश्यकता उत्पन्न ही होता है, क्योंकि धरती के पेट में आहार, आवास, अलंकार संबंधी वस्तुएं न्यूनतम हैं और ये वस्तुएं धरती के ऊपरी सतह में ही प्राप्त हो जाती हैं। आहार के लिए कृषि, अलंकार के लिए भी कृषि और वन उपज पर्याप्त होता है। आवास के लिए भी धरती की ऊपरी सतह में मिलने वाले द्रव्यों से सुखद आवास स्थली को पाया जा सकता है। मानसिकता जागृत और भ्रमित का द्योतक है। मानव ही जागृत अथवा भ्रमित मानसिकता के आधार पर ही कार्य व्यवहारों को निश्चित करता है। भ्रमित मानसिकता विधि से ही भय, प्रलोभन, स्वर्गाकांक्षा और उपभोक्ता विधि से ही मानव के पल्ले पड़ता है और पड़ा ही है। जागृति सहज विधि से आवश्यकताएं समाधान, समृद्धि अभय से अस्तित्वपूर्ण विधि से जीने की कला है। ये कितना आवश्यक है अब हर मानव समझ सकता है। अतएव सामान्य आकांक्षा संबंधी वस्तुओं के विपुलीकरण के आधार पर हर परिवार समृद्ध होने, अखंडता और उसकी निरंतरता पूर्वक सह अस्तित्व में समाज गति के साथ नित्य तृप्त होने का कार्यक्रम ही मानवीयतापूर्ण कार्यक्रम है। अतएव मानवीयतापूर्ण शिक्षा कार्यक्रम, मानवीय संस्कार समुच्चय कार्यक्रम, मानवीयतापूर्ण आचरण रूपी संविधान कार्यक्रम, मानवीयता सह स्वास्थ्य संयम कार्यक्रम, परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था कार्यक्रम का अध्ययन, अवधारणा और आचरण व्यवहार ही मानवीयतापूर्ण आचरण परंपरा है। हम लोग ने कल यहाँ तक पढ़ लिया था। अब इससे आगे का पठन कर सकते हैं। इसमें कोई चर्चा का मुद्दा हो तो चर्चा भी कर सकते हैं, नहीं तो आगे का पठन किया जा सकता है। तो आज आगे का कौन पढ़ेंगे?
मैं पढ़ोगे? లేదు బాలు ఎవరు నేను చదవనా లేదు. यज्ञेश भाई बोल रहे हैं? हाँ जी। ये, पढ़िए, थोड़ा आवाज कम आ रही है आपकी, आवाज बढ़ाना पड़ेगा। जी जी जी। भैया वो सामान्याकांक्षा के उसके राक्षसी समथिंग बोला, वो क्या है 91 पेज में? ये जो भी महत्वाकांक्षा की वस्तुएं हैं ना, उसकी बात कर रहे हैं। जैसे बहुत ज्यादा मात्रा में मोबाइल हो जाए, बहुत सारा ये दूरगमन दूरदर्शन का गाड़ी घोड़ा ये सब हो जाए, उसको कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यदि इनका उपयोग केवल समाज गति के लिए होता है तभी वो सुखद है, और यदि इनका उपयोग जो है वो अत्यधिक होता है तब वो राक्षसी पाशवी विधि से एक व्यसन के रूप में ही दिखता है। जैसे अभी लोगों के लिए मोबाइल जो है ना, एक प्रकार से व्यसन है ना, हो गया है। एडिक्शन लोग टाइप। एक प्रकार से उस एडिक्शन, हाँ एडिक्शन हो गया। तो एक प्रकार से उनमें वो मोबाइल आदि की गुलामी दिखती है। गाड़ी का ऐसी गाड़ी के साथ हो गया, सबको कार चाहिए, कार में घूमना है, अननेसेसरी है ना, समाज गति से उसका कोई संबंध नहीं। पता नहीं सुखी भी नहीं होते हैं, ऐसा भी लगता है, उससे कोई सुखी नहीं होते, लेकिन जैसे ड्रग का नशा होता है ऐसा कोई नशा आ जाता है ना। जी तो भैया। इसीलिए ये इसीलिए ऐसा। पढ़िए यज्ञेश भाई, मानव परिवार जी और भैया। जी। मानव परिवार और कार्य, आवाज ठीक है भैया अभी? अभी ठीक है। हाँ। स्वायत्त मानव ही अर्थात स्वायत्त नर नारी ही परिवार मानव के रूप में प्रमाणित होते हैं। परिवार का परिभाषा में वर्तमान होना ही स्वायत्त मानव का प्रमाण है। मानवीय शिक्षा संस्कार पूर्वक ही हर विद्यार्थी स्वायत्तता संपन्न होता है। मानवीय शिक्षा का परिभाषा भी यही है। जब यह परिवार परिभाषा में प्रमाणित होते हैं, तब सहज ही एक दूसरे के साथ संबंधों को पहचानते हैं, मूल्यों का निर्वाह करते हैं। परिवार सहज आवश्यकता से अधिक उत्पादन करते हैं और श्रम मूल्य का भी मूल्यांकन करते हैं। संबंध निर्वाह मूल्य निर्वाह का मूल्यांकन करते हैं, उभय तृप्ति पाते हैं। यही परिवार मानव का प्रमाण है। वही परिवार मानव के रूप में अनेक परिवार सभा यथा परिवार समूह सभा, ग्राम परिवार सभा के रूप में संतुलन निर्वाचन विधि से कार्यरत होना पाया जाता है। परिवार मानव परिवार समूह, ग्राम परिवार और विश्व परिवारों तक सभी परिवार सभा क्रम से का तात्पर्य विशालता और समग्रता की ओर। परिवार समृद्धि संपन्नता का व सभा विधि व्यवस्था का धारक वाहक रूप में समाज व्यवस्था को अभिव्यक्त करते हैं। हर परिवार मानव परिवार समूह ग्राम परिवार समूह विधि से विश्व परिवार तक संतुलन का स्वरूप मानवीय शिक्षा संस्कार न्याय उत्पादन विनिमय स्वास्थ्य संयम मानवीय शिक्षा सुलभता पूर्वक संबंध में सहज स्वायत्त रहना पाया जाता है। हर सुलभता में उभयता एक अनिवार्य स्थिति है। उभयता का तात्पर्य मानव की परस्परता नैसर्गिक अर्थात जल वायु धरती और सूर्य उष्मा का परस्परता सदा रहता ही है। मानव के परस्परता में संबंधों के साथ ही नैसर्गिक उपलब्धियों अर्थात उत्पादन होता है, क्योंकि नैसर्गिक संयोग में ही हर उत्पादन होना देखा जाता है। ऐसा उत्पादन विनिमय के लिए वस्तु होना पाया जाता है और व्यवहार के लिए हर स्वायत्त मानव संबंध दृष्टा मूल्य दृष्टा होना पाया जाता है। जानने मानने पहचानने की विधि से संबंधों का पहचान होना पाया जाता है। उसकी स्वीकृति के फलन में जीवन सहज अक्षय शक्ति अक्षय बल रूपी ऐश्वर्य मूल्यों के रूप में एक दूसरे के लिए स्वीकार्य योग्य रूप में आदान प्रदान होता है। यही मानव संबंध और मूल्यों का तात्पर्य है। ऐसे संबंधों को 7 रूप में पहचाना गया है और मूल्यों को क्रम से जीवन मूल्य को 4 स्वरूप में, मानव मूल्य 6 स्वरूप में, स्थापित मूल्य को 9 स्वरूप में,
शिष्ट मूल्य को 9 स्वरूप में और वस्तु मूल्य 2 स्वरूप में समझ सकते हैं। अस्तित्व में तो एक मिनट संपूर्ण वस्तु है। इसको थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं। तो इसमें पहले तो जी। ये बताया कि जागृत मानव परंपरा में स्वायत्त मानव रहते हैं ना, और शिक्षा संस्कार पूर्वक जो है विद्यार्थी स्वायत्तता संपन्न होते हैं, ये दूसरी बात बोली है ना। जी। फिर इसके बाद ये कहा कि ऐसे जो स्वायत्त मानव होते हैं वो परिवार में प्रमाणित ही होते हैं, और उसको स्पष्ट किया है कि वो एक दूसरे के साथ संबंध को पहचानते हैं, मूल्यों का निर्वाह करते हैं, परिवार से आवश्यकता से अधिक उत्पादन करते हैं और श्रम मूल्य का मूल्यांकन करते हैं, संबंध निर्वाह मूल्य निर्वाह का मूल्यांकन करते हैं, उभय तृप्ति पाते हैं। ये स्वायत्त मानव के बारे में लिखा। फिर लिखा है कि यही परिवार मानव का प्रमाण है। फिर है कि यही परिवार मानव के रूप में अनेक परिवार सभा यथा परिवार समूह सभा, ग्राम परिवार सभा के रूप में संतुलन निर्वाचन विधि से कार्यरत होना पाया जाता है। फिर ये जो परिवार मानव हैं, यही जो है अग्रिम सभाओं में संतुलन और निर्वाचन विधि से कार्यरत रहते हैं। फिर लिखा है कि परिवार मानव परिवार समूह ग्राम परिवार से विश्व परिवार तक जो है सभाएं क्रम से बनी रहती हैं, है ना। फिर परिवार जो है समृद्धि संपन्नता और सभा विधि व्यवस्था का धारक वाहक रूप में समाज और व्यवस्था को अभिव्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात लिखी है कि परिवार जो है समृद्धि संपन्नता का और सभा विधि व्यवस्था का धारक वाहक रूप में समाज और व्यवस्था को अभिव्यक्त करते हैं। फिर लिखा है कि हर परिवार जो है परिवार समूह ग्राम परिवार समूह विधि से विश्व परिवार तक संतुलन का स्वरूप मानवीय शिक्षा संस्कार, इसमें 3-4 बातें लिखी हैं। तो ये जो संतुलन का स्वरूप है किस रूप में है, तो शिक्षा संस्कार न्याय उत्पादन विनिमय स्वास्थ्य संयम आदि की सुलभता के रूप में, है ना। शिक्षा सुलभता पूर्वक संबंध में सहज स्वायत्त रहना पाया जाता है। एक ये बात हुई। दूसरी बात लिखी है कि हर सुलभता, ये जो ऊपर 4-5 बातों की सुलभता है, इस सुलभता में उभयता एक अनिवार्य हिस्सा है। उभयता का तात्पर्य उन्होंने स्पष्ट किया है कि मानव की परस्परता में ही हो पाता है। ये जो सुलभता है ये मानव की परस्परता में यानी उभयता में ही संपन्न होता है। इसके बाद कहा कि जो नैसर्गिक यानी जलवायु धरती ऊष्मा आदि है उसका परस्परता सदा सदा बना ही रहता है ना। तो मानव के परस्परता में संबंधों के साथ नैसर्गिक उपलब्धि अर्थात उत्पादन होता है। नैसर्गिक संयोग के बिना उत्पादन नहीं हो सकता है, तो नैसर्गिक संयोग में ही उत्पादन का होना देखा जाता है। फिर ये जो उत्पादन होता है उसका विनिमय होता है, तो ऐसा उत्पादन विनिमय के लिए वस्तु का होना पाया जाता है। फिर कह रहे हैं कि व्यवहार करने के लिए हर स्वायत्त मानव संबंध दृष्टा मूल्यों का दृष्टा होना पाया जाता है। फिर उन्होंने कहा कि ऐसे 7 संबंधों को पहचाना गया है और ये 30 प्रकार के मूल्यों की बात उन्होंने की है, जिसमें जीवन मूल्य 4 हैं, सुख शांति संतोष आनंद, मानव मूल्य 6 हैं, धीरता वीरता उदारता दया कृपा करुणा, और इसके बाद स्थापित मूल्य शिष्ट मूल्य 9 है ना। तो और वस्तु मूल्य उपयोगिता पूरकता के रूप में 2 हैं। ऐसे कुल 30 मूल्यों को ऐसे 7 संबंधों में पहचाना जाता है या समझ सकते हैं। ऐसा यहाँ तक हमने पढ़ा। आगे पढ़ी। अस्तित्व में संपूर्ण वस्तु है। वस्तु का अभिप्राय वास्तविकता को वर्तमान में प्रकाशित करना है। वस्तु जैसा है वही उसकी वास्तविकता है। हर वस्तु अपने में संपूर्ण होना पाया जाता है। हर वस्तु अपने संपूर्णता में ही वस्तु है। हर वस्तु अपने संपूर्णता में यथार्थता वास्तविकता और सत्यता के रूप में है। कोई भी वस्तु का नाश नहीं होता, इसलिए अस्तित्व सहज सत्यता प्रमाणित है। रूप और गुण के अविभाज्यता में वास्तविकता, रूप गुण और स्वभाव के अविभाज्यता में यथार्थता, और रूप गुण स्वभाव और धर्म के अविभाज्यता में हर वस्तु सहज सत्यता को पहचाना जाता है। तो यहाँ पे आशयों के आधार पर उन्होंने वास्तविकता यथार्थता और सत्यता को स्पष्ट किया है ना।
तो जी। रूप गुण सामरस्यता या रूप गुण अभिभाज्यता में स्वभाव। वास्तविकता, रूप गुण स्वभाव की अभिभाज्यता में यथार्थता, रूप गुण स्वभाव धर्म अभिभाज्यता में सत्यता को पहचाना जाता है। जी आगे पढ़िए। जी। इसी आशयों के आधार पर त्रिआयामी अध्ययन प्रत्येक एक के संपूर्णता के लिए सीढ़ियों अथवा क्रम में समझा जाता है। इसी क्रम में पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था और ज्ञानावस्था में वैभवित संपूर्ण वस्तुओं का अध्ययन सहज सुलभ है। चारों अवस्थाओं में रूप, आकार, आयतन, घनता के अर्थ में गण्य होता है। चारों अवस्थाओं का स्वरूप जड़ चैतन्य प्रकृति ही है। भौतिक रासायनिक रूप में जड़ प्रकृति और जीवन सहित 10 क्रियाओं के रूप में चैतन्य प्रकृति प्रमाणित होना पाया जाता है। इसी आधार पर ज्ञानावस्था चैतन्य प्रकृति में है ही जड़ प्रकृति रूपी शरीर का संचालन जीवन ही संपन्न करता हुआ देखने को मिलता है। जीवावस्था में समृद्धि मेधस यथा सप्त धातुओं से रचित शरीर रचनाओं को जीवन संचालित कर पाता है। जीवावस्था और ज्ञानावस्था का अंतर इतना ही है कि जीवावस्था में शरीर रचना विधि के अनुसार वंशानुसंगीता जीवन अपने को प्रकाशित करने में बाध्य है, जबकि ज्ञानावस्था के मानव में यह देखने को मिलता है कि कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता विधि से कर्म करते हुए समय स्वतंत्र और फल भोगते समय परतंत्र विधि से न्याय का अपेक्षा सही कार्य व्यवहार करने की इच्छा सत्य वक्ता के रूप में शरीर यात्रा आरंभ काल से देखने को मिलता है। इसलिए मानव समझ के करने योग्य इकाई के रूप में दिखाई पड़ता है। यही संस्कार अनुसंघीय इकाई होने का साक्ष्य है। इस मुद्दे पर हमारा सर्वेक्षण अनुसार 99% सही उतरती। यह भी हम अनुभव किए हैं कि हर सर्वेक्षण कार्य में परीक्षण निरीक्षण क्षमता का जागृत रहना आवश्यक। ठीक है, न्याय तो का इसमें न्याय एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो जी उन्होंने कहा कि अस्तित्व में संपूर्ण वस्तु है और वस्तु का मतलब होता है वास्तविकता को वर्तमान में प्रकाशित करना। फिर कहा कि वस्तु जैसा है वही उसकी वास्तविकता है। हर वस्तु अपने में संपूर्ण होना पाया जाता है, हर वस्तु अपने संपूर्णता में ही वस्तु है, हर वस्तु अपने संपूर्णता में यथार्थता वास्तविकता सत्यता के रूप में। फिर ये तीनों को स्पष्ट किया कि रूप गुण के आधार पे वास्तविकता, रूप गुण स्वभाव की अभिभाज्यता में यथार्थता और इन चारों की अभिभाज्यता में सत्यता। इसके बाद ये कहा कि इन्हीं आशयों के आधार पे त्रिआयामी अध्ययन प्रत्येक एक संपूर्णता के लिए सीढ़ी, त्रिआयामी मतलब वास्तविकता यथार्थता सत्यता का अध्ययन है ना, का अध्ययन प्रत्येक एक के संपूर्णता के लिए सीढ़ियां अर्थात क्रम में समझा जाता है ना। तो इसी क्रम में ये चारों अवस्थाएं जो हैं वे भी संपूर्ण वस्तुओं का अध्ययन सुलभ होता है। फिर कह रहे हैं चारों अवस्थाओं में रूप जो है वो आकार आयतन घनता के रूप में गण होता है। फिर चारों अवस्थाओं का स्वरूप जड़ चैतन्य प्रकृति है। फिर जड़ प्रकृति के बारे में लिखा कि भौतिक रासायनिक रूप में जड़ प्रकृति है और जीवन सहज 10 क्रियाओं के रूप में चैतन्य प्रकृति प्रमाणित होना पाया जाता है। फिर कह रहे हैं इसी आधार पे ज्ञानावस्था चैतन्य प्रकृति, इसी आधार पे ज्ञानावस्था चैतन्य प्रकृति में ही जड़ प्रकृति रूपी शरीर का संचालन होता हुआ देखे, यानी जो चैतन्य प्रकृति है वही जड़ प्रकृति रूपी शरीर का संचालन करता हुआ देखने को मिलता है। फिर लिखा है कि जीवावस्था में समृद्ध मेधस और सप्त धातु से रचित जो शरीर रचनाएं हैं जिनको जीवन संचालित कर पाता है। तो जीवावस्था और ज्ञानावस्था का अंतर ही केवल इतना है कि जीवावस्था में शरीर रचना वंशानुसंगीय विधि से प्रकाशित रहने के लिए बाध्य है, जबकि ज्ञानावस्था में मानव में यह देखने को मिलता है कि कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता विधि से कर्म करते समय स्वतंत्र और फल भोगते समय परतन विधि से न्याय की अपेक्षा है। नहीं, फल भोगते समय परतंत्र विधि से न्याय की अपेक्षा सही कार्य व्यवहार करने की इच्छा सत्यवक्ता के रूप में मानव शरीर यात्रा जो है या शरीर यात्रा आरंभ काल से देखने को मिलता है। फिर कह रहे हैं कि इसलिए मानव समझ के करने योग्य इकाई के रूप में दिखाई पड़ता है, ऐसा बोला। इसीलिए मानव को उन्होंने कहा कि वो संस्कारानुसंगीय इकाई होने का साक्ष्य है।
मानव जो है वो संस्कारानुसंगी इकाई होने का साक्ष्य है। फिर कह रहे हैं कि इस मुद्दे पर हमारा सर्वेक्षण के अनुसार 99% सही उतरती है। यह भी हम अनुभव किए हैं कि हर सर्वेक्षण कार्य में परीक्षण निरीक्षण क्षमता का जागृत रहना आवश्यक है। अगला पढ़िए जी। भैया न्याय का याचक होने का हाँ जी, परीक्षण कोई पूछ रहा है, कर, 1 मिनट जी मैं पूछ रहा हूँ। जी 93 पेज में एक स्टेटमेंट दिया, कोई भी वस्तु का नाश नहीं होता है, वो कैसे? हाँ जी, मूल रूप में किसी भी वस्तु का नाश नहीं होता, केवल रूप परिवर्तन होता है उस अर्थ में। जैसे हम कोई भी चारों अवस्थाओं की प्रकृति को हम कितना भी कुछ भी करें, वो नाश नहीं होती, बनी रहती। इसीलिए प्रकृति को शाश्वत बोलते हैं। शाश्वत यानी वो सदा सदा बना रहता है। बाकी जैसे मान लो पेड़ पौधे नाश हो जाते हैं ना, ऐसा हम लोग बोलते हैं, लेकिन पेड़ पौधे जिन वस्तुओं से बने रहते हैं वो वस्तुएं उतनी ही मात्रा में बनी रहती है। तो केवल उनका विरचना होता है, विरचना नाश नहीं है ना, इस अर्थ में बोला है। ठीक है जी भैया, आगे यज्ञेश भाई। हाँ। न्याय का या जी जी न्याय का याचक होने का परीक्षण इस प्रकार किया गया है कि समान आयु के 4 बच्चे हों, एक एक फल दें, उसमें ज्यादा देर तक उनमें संतुष्टि का होना देखा जाता है। उनमें से कोई एक जल्दी खा ले अथवा गुमा दे, तब दूसरे के हाथ वाले की ओर देखने और दौड़ने पाने की इच्छा को व्यक्त करने की बात किसी किसी में होता है, किसी में नहीं होता है। ज्यादा से ज्यादा 40% में होता है। इसे 10 बच्चों के बीच देखा गया है। तीसरी स्थिति में 10 में से किसी एक को फल दे दिया, उस स्थिति में बाकी 9 में से कोई न कोई उसमें भी 2 फल होने की इच्छा व्यक्त करते हैं। क्रम से सभी में आता है। चौथी स्थिति में देखा गया कि 10 में से 9 को फल दिया गया और 1 को नहीं दिया गया। उस स्थिति में रोते हुए या छीनते हुए देखा गया। इस प्रकार से विधि पूर्वक अध्ययन किया गया। सार संक्षेप में हर बच्चा न्याय चाहते हैं, इसी बात की पुष्टि होती है। किसी को न देने पर भी, किसी को ज्यादा देने पर भी परेशानी बढ़ती है। इससे निष्कर्ष में यही निकलता है, हम किसी को वस्तु नहीं दिया, हमारे द्वारा ही किया गया अन्याय बच्चों को घायल करता है। इसलिए बच्चे न्याय का याचक हैं। किसी के हाथ में 2 फल दिए और यह भी हमारे ही द्वारा किया गया अन्याय है। हमारे अन्याय के प्रति सम्मति बाकी 9 बच्चों को नहीं हो पाता है। इससे उसके व्यथा को भांति भांति से व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार से कपड़े या खिलौने आदि किसी भी आधार पर संरक्षण किया जा सकता है। यह भी हम अध्ययन किए हैं। हर बच्चे न्याय का अपेक्षा रखते हुए सही कार्य व्यवहार करने का इच्छुक है। इसे इस प्रकार से देखा गया है कि अभिभावक, माता पिता, संरक्षक, पोषक और बच्चों से प्यार करने वाले जितने भी वयस्क व्यक्ति होते हैं, उन सबका मार्गदर्शन को और भाषा को सीखा करते हैं। इससे पता लगता है कि जितने भी सिखाने वाले वयस्क और प्रौढ़ व्यक्ति जो कुछ भी सिखाते हैं उसको बच्चे सीखते ही हैं। उनमें से जिन जिन मुद्दों पर बच्चे विश्वास करते हैं उन्हें बराबर निर्वाह करते हैं। जिन पर उन्हें शंका होती है उन पर अपनी कल्पनाशीलता को प्रयोग करते हैं। इससे पता चलता है कि सही कार्य व्यवहार करने के इच्छुक हैं। बच्चों में यह पाया गया है कि हर मानव संतान जब से बोलना आरंभ करता है, जो देखा जो सुना रहता है उसी को बताने का प्रयत्न करता है और बताता है। देखा हुआ वही रहता है जहां वह शरीर यात्रा को आरंभ करता है। वहीं के घर द्वारा आदमी, कुत्ता, बिल्ली, बड़े बच्चे, आकाश, धरती, सड़क, ये सब देखा ही रहता है। घर के सभी सदस्यों को पहचाना ही रहता है। इस विधि से बताने की सामग्री हर बच्चे में बोलने के पहले से बना ही रहता है। इससे पता चलता है कि अभिभावक, प्रौढ़, बुजुर्ग, उनके जितने भी पुरुषार्थ, कार्यकलाप, संभाषण, विशेषकर दृश्यमान जो देखे रहते हैं, श्रुतिमान जो सुने रहते हैं, सत्यवक्ता का आधार होना पाया जाता है। जैसे जैसे बड़े होते हैं भाषा कोई सत्य नहीं है यह पता लगता है।
भाषा से इंगित कोई वस्तु होनी चाहिए, इस मुद्दे पर जब जूझना शुरू होता है तो परस्पर विविध मुद्रा से प्रस्तुत होता है, फलस्वरूप अपने मनमानी अथवा परंपरा की रूढ़ियों के अनुसार चलता है, पुनः अपने ही संतान को ऐसा कुछ विरासत में दे जाता है। पहले यह भी स्पष्ट किया गया है, राजगद्दी परंपरा में धर्म गद्दी परंपरा से, शिक्षा गद्दी परंपरा से और व्यापार गद्दियों से सहज निष्कर्ष न निकलना ही मुख्य बात है। सत्य सहज निष्कर्ष। हाँ, सत्य सहज निष्कर्ष न निकलना ही मुख्य बात है, पुनर्शोध का है। इसी प्रकार धर्म और सत्य का मूल रूप किसी मानव संतान को समझ में न आकर रूढ़ियों के तहत अथवा किसी न किसी रूढ़ी के तहत अपने को समेट लेता है। शिशुकालीन देखी हुई सुनी हुई सत्य वक्तव्य समय के अनुसार बदलते हुए स्थितियों को देखकर सत्य सदा ही अर्थविहीन पीड़ा का कारण बना ही रहा है। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में मूल रूप से 3 चीजों को स्पष्ट किया है: न्याय का याचक, सही कार्य व्यवहार करने का इच्छुक और सत्य का वक्ता। इसको बहुत अच्छे से उदाहरण के साथ उन्होंने बताया। और इसके बाद ये बताया कि जो सत्य का वक्ता है, तो वो जो भी कुछ देखता है अपने चारों ओर, जो भी भाषा के रूप में सुनता है, उसको सत्य मान लेता है। वही जो है फिर रूढ़ी और परंपरा का रूप धारण कर लेता है। और फिर उन्होंने कहा कि ये जो तीनों गद्दियाँ हैं, इसमें सत्य सहज निष्कर्ष जो है वो नहीं निकल पाया है, इसीलिए पुनर्शोध जो है करने की आवश्यकता हुई। और फिर ये कहा कि धर्म सत्य का जो मूल रूप किसी मानव संतान को समझ में ना आकर रूढ़ी के तहत अथवा किसी न किसी रूढ़ी के तहत अपने को समेट लेता है। तो जो शिशुकालीन देखी हुई सुनी हुई सत्य वक्तव्य समय के अनुसार बदलते हुए परिस्थिति को देखकर सत्य सदा ही अर्थविहीन पीड़ा का कारण बना ही रहता है। तो सत्य हमको समझ में नहीं आया, तो ये एक प्रकार का पीड़ा बना रहता है। ठीक है, आगे पढ़िए। ठीक बात। ऊपर कहे अनुसार सत्य संबंधी पीड़ा और अपेक्षा के साथ साथ मानव जाति पीढ़ी से पीढ़ी, सदी से सदी, युग से युग बीतता बिताता इस धरती पर यात्रा मोड़ अब ऐसी पेचीदा हो गई है जिसका वर्णन पहले किया जा चुका है। इस धरती पर आदमी को रहना युगों सदियों तक, तब सत्य सहज वैभव को समझना और समझाना ही होगा, अन्यथा इस धरती पर रहना ही नहीं होगा। पीड़ा और अपेक्षा के बीच नित्य नवीन मनमानी और किल्लोल करते ही आ रहे हैं। किल्लोल का तात्पर्य मानव परंपरा का चारों आयाम जैसा शिक्षा, संस्कार, संविधान और व्यवस्था, वही अपेक्षा वही पीड़ा के साथ दिखाई पड़ती है। अपेक्षा के अनुरूप शाश्वत वस्तु न मिलने की स्थिति में मानव अपनी कल्पनाशीलता के चलते प्रभावशील होते हुए तब कुछ भी नहीं कर रहा है, कर लिया है, कुछ भी कह लिया, कह रहा है, कुछ भी सोच लिया, सोच रहा है, इस विधि से चल गए। इसमें यह भी एक परिशीलन किए हैं, मानव एक बार फिर से पढ़िए परंपरा को इसको, मानव एक बार पूरे को फिर से पढ़िए। शुरू से ऊपर, हाँ, ऊपर कहे अनुसार। ऊपर कहे अनुसार सत्य संबंधी पीड़ा और अपेक्षा के साथ साथ मानव जाति पीढ़ी से पीढ़ी, सदी से सदी, युग से युग बीतता बिताता इस धरती पर यात्रा मोड़ अब ऐसी पेचीदा हो गई है जिसका वर्णन पहले किया जा चुका है। इस धरती पर आदमी को रहना है युगों सदियों तक, जब सत्य सहज वैभव को समझना और समझाना ही होगा, अन्यथा इस धरती पर रहना ही नहीं होगा। पीड़ा और अपेक्षा के बीच नित्य नवीन मनमानी और किल्लोल करते ही आ रहे हैं। किल्लोल का तात्पर्य मानव परंपरा का चारों आयाम जैसा शिक्षा, संस्कार, संविधान और व्यवस्था, वही अपेक्षा वही पीड़ा के साथ दिखाई पड़ती है। अपेक्षा के अनुरूप शाश्वत वस्तु न मिलने की स्थिति में मानव अपनी कल्पनाशीलता के चलते प्रभावशील होते तक कुछ भी कर रहा है, कर लिया है, कुछ भी कह लिया, कह रहा है, कुछ भी सोच लिया, सोच रहा है, इस विधि से चल गए। इसमें इसी को यह भी मनमानी एक बोल रहे हैं। परिशीलन किए हैं। जी, यही मनमानी है जी। इसमें जी
इसमें हाँ यह भी एक परिशीलन है। किए हैं। एक मिनट, सुनीता बहन कुछ बोल। किलोल का तात्पर्य मानव परंपरा का चारों आयाम, तो जैसा शिक्षा, संस्कार, संविधान और व्यवस्था, वही अपेक्षा वही पीड़ा के साथ दिखाई पड़ता है। हाँ तो जैसा चारों आयाम में पीड़ा और अपेक्षा रही, वही पीड़ा अपेक्षा शिक्षा, संस्कार, संविधान और व्यवस्था में दिखाई पड़ता है, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ, यही कहना है। इन सभी आयामों में भी मनमानी जी। दिखती है ना। और जो है सत्य अभिव्यक्त नहीं हो रहा है। आगे। जी जी जी। इसमें यह भी एक परिशीलन किए हुए हैं। मानव परंपरा को मानव नकारना भी बन नहीं पा रहा है, जबकि परंपरा सहज स्थिरता के स्थान पर अस्थिरता के लिए चारों आयामों को सजा चुका है। अस्थिरता के लिए अनिश्चितता एक प्रधान मान्यता है। यह अनिश्चयता अस्थिरता मानने के उपरांत ही मानव कुछ भी मनमानी करने को तत्पर होता है। जब एक परमाणु अणु अणु रचना ग्रह गोल सौरव्यूह अनंत ब्रह्मांड अथवा अनंत प्रकृति सतत क्रियाशील है, मानव कैसे चुप रहेगा। इसी कारणवश मानव को कितना भी चुप रहने के लिए कहने के उपरांत भी कुछ भी करने को तैयार हो ही जाता है। ऐसा मानव सहज प्रवाह में कल्पना सहज विधि से ही चारों आयामों को अपनाते ही आया है। जैसे 9 संख्या चारों दिशा, नैसर्गिकता, धरती, हवा, पानी, ऊष्मा इसको पहचानते ही आया है। इसी प्रकार पांचों ज्ञानेंद्रियों इंद्रिय सन्निकर्ष को ही पहचानते ही आया है। अर्थात इंद्रिय सन्निकर्ष के आधार पर मानव सुविधा संग्रह के चक्कर में फंस गया। यही मूलतः धरती क्षतिग्रस्त होने का कारण रहा है। तो इसमें ये जो कहा कि मूल रूप से जो बात जी। कही हम्म। कि यदि हम इसको समझने समझाने में नहीं लगते हैं तो जी। फिर मानव इस धरती पे नहीं रह पाएगा, है ना। पीड़ा और ठीक अपेक्षा है। के बीच में नित्य नवीन मनमानी और किल्लोल करते हुए हम लोग यहाँ तक आ गए, हम्म। है ना। फिर ये कहा कि जी। ये जी। चारों जो आयाम है उसमें भी पीड़ा के रूप में ये दिखाई पड़ता है। अपेक्षा के रूप में हम्म। शाश्वत वस्तु न मिलने की स्थिति में मानव अपनी कल्पनाशीलता के चलते प्रभावशील होने तक कुछ भी हम्म। कर रहा है, कर लिया है, कुछ भी कह लिया है, कह जी। रहा है, कुछ भी सोच लिया है, सोच रहा है, इस विधि हम्म। से चले, इसी को मनमानी करें। इसमें जी। यह जी। भी एक परिशीलन किए हैं कि मानव परंपरा को हम्म। मानव नकारना भी नहीं बन पा रहा है ना। जी। कि हम इसको ये कहें कि मानव परंपरा नहीं है, जीव परंपरा है, हम भी दूसरे जी। जीवों की तरह जीव हैं, ऐसा भी कहना नहीं बन पा रहा हम्म। है ना। फिर कह रहे हैं ठीक है। कि परंपरा में स्थिरता के स्थान पे अस्थिरता के लिए चारों आयाम को सजा लिया है। हम्म। यानी शिक्षा में, संस्कार में, जी। संविधान और व्यवस्था में, सभी में अस्थिरता हम्म। के सिद्धांत को मान लिया है, जिसको हम लोग कॉन्फ्लिक्ट ठीक थ्योरी है। बोलते हैं ना। कॉन्फ्लिक्ट, अस्थिरता, अनिश्चितता को मान लिया है ना। अस्थिरता के जी। अस्थिरता के लिए अनिश्चितता एक प्रधान मान्यता है। अनिश्चितता, हम्म। अस्थिरता मानने के उपरांत ही मानव कुछ भी मनमानी हम्म। करने को तत्पर हो गया है। जब एक हम्म। परमाणु अणु अणुरचित रचना ग्रह गोल सौरव्यूह अनंत ब्रह्मांड अनंत प्रकृति सहज क्रियाशील है, मानव कैसे चुप जी। रहेगा। जी। इसी कारणवश मानव को ठीक कितना है। भी चुप रहने के लिए कहने के उपरांत भी कुछ भी करने को तैयार हो ही हम्म। जाता है। ऐसे मानव सहज जी। प्रवाह में कल्पना सहज विधि से चारों आयाम को अपनाते ही आया। जैसे 9 संख्या हम्म। चारों दिशा, नैसर्गिकता इसको पहचानते ही आया। हम्म। इसी प्रकार हम्म। इसी प्रकार हम्म। 5 इंद्रिय और इंद्रिय सन्निकर्ष को पहचानते आया। अर्थात इंद्रिय सन्निकर्ष के आधार पे मानव सुविधा संग्रह के चक्कर में क्षतिग्रस्त होने का कारण है।
जी। इसमें ये 9 संख्या का मतलब कोई बताएगा क्या है? सुनीता दीदी बताएंगे आप 9 संख्या का? 0 to 9 भैया, 9 संख्या या तो जैसे हम 9 के आधार पे ही चीजों को पहचानते हैं ना, और दूसरा यदि 9 को 9 के देखें, आधार पे पहचानते मतलब? मतलब 9 को ही लेके चलते हैं ना संख्या में, उसके बाद तो 0 लगाते हैं, या तो संख्या को वो कह रहे हैं, और या दूसरा 9 को 4 आयाम और 5 संवेदनाएं कह रहे हैं। नहीं, 5 संवेदनाएं और 3 वो है मानव, सॉरी, 4 विषय, 5 संवेदनाएं और उपकार, ये 9 हुए ना। इसको 9 कह रहे हैं 9 संख्या में। 4 विषय, 5 संवेदनाएं, इनको कह रहे हैं 9 संख्या। भैया मैं जोड़ूं यहाँ पे थोड़ा। हाँ जोड़िए जोड़िए। भैया इसमें जो आगे जो विकल्प की बात की है ना, विकल्प में 9 बिंदु, उसका हाँ। जो मैं समझ पा रहा हूँ उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, जी जो 9 विकल्पों की बात करी है उसको यहाँ पे 9 संख्या बोला क्या? जी जी। हो सकता है। 9 ग्रह तो नहीं बोल रहे जिसको पहचानते आया है? नहीं नहीं, 9 ग्रह तो नहीं है। वैसे जो ये संख्या गणित होता है ना पाठक जी, इसमें भी संख्या 9 ही होती है, 0 to 9। वही मैंने बोला, पहले मैंने वही बोला था कि यदि 9 संख्या रखा होगा तो उसको रखा होगा। अभी तो बाद में समुचित को जोड़ घटा के मन करते रहते हैं। ठीक है, आप बताइए। नहीं ठीक है, बस जो आप लोगों ने बताया वही है। या तो मुझे लगता है ये 9 संख्या में 4 विषय और 5 संवेदनाएं हो सकती है, क्योंकि एक बार एक जगह मैंने कहीं ये 9 पढ़े थे 9 पॉइंट में। वो नहीं हो अब सकता दीदी। ये नहीं। जो 9 है, एक 9 का अंक वहां पर आता है वैशेषिक दर्शन में, अच्छा, जिसमें पंच महाभूत, देश काल दिशा और आत्मा, हाँ, तो उसको एक भी वो भी 9 9 संख्या है। 9 पदार्थ तो उसको बोला है उन्होंने। हाँ हाँ, और इसी को फिर सांख्य ने भी उसी को माना है संख्या के रूप में 9 को। पंच लेकिन जो महाभूत। पंच महाभूत, देश काल दिशा, 5 और 3 8, और 9वां जो है वो और महात्मा। आत्मा, हम्म। इसको लेकिन उन्होंने पाठक जी द्रव्य ये बोला है, 9 द्रव्य 9 बोला है। संख्या, हेलो, 9 संख्या, 4 दिशा और धरती हवा पानी ऊष्मा को पहचानने से धरती गर्म कैसे होगी? है इससे नैसर्गिकता, दिखा है ना, नैसर्गिकता धरती को हवा आपने पानी पहचान ऊष्मा। लिया। हाँ, चारों दिशाओं को आपने पहचान लिया और 9 संख्या को पहचान लिया, इससे धरती क्षतिग्रस्त कैसे होगी? नहीं, पैराग्राफ के लास्ट में क्षतिग्रस्त ये का लिखा है ये ना, नहीं यही लिखा, मुद्दा कहते हैं क्षतिग्रस्त का ये लिखा है, क्षतिग्रस्त होने की बात इंद्रिय है। सन्निकर्ष के आधार पे मानव सुविधा संग्रह के चक्कर में फंस गया, ये क्षतिग्रस्त होने का कारण रहा है। किसको लिखा है? इंद्रिय इंद्रिय सन्निकर्ष से पहले ये बात लिखी हुई है। जी, 9 संख्या, 4 दिशा और नैसर्गिकता को या पहचाना, तो फिर ये 9 और संख्या में मुझे लगता है कि ये 9 संख्या का मतलब है, 9 संख्या का मतलब है जो इंद्रियों के 5 विषय हैं और 4 जो विषय पहले से थे ना, आहार निद्रा वही भय मैथुन, 4 विषय और 5 शब्द स्पर्श रूप रस गंध, तो 5 4 वही 9। तो मैंने बोला था भैया, यही तो बोला था पहले, 4 विषय और 5 संवेदनाएं। हाँ वही मैंने कहा, वो 9, उससे भी 9 निकलता है, और फिर ये इसको 4 लिखे थे दिशा वो नहीं था। और हाँ नैसर्गिकता हो गई, तो कुल इतना ही हाँ है, क्योंकि फिर वो यहाँ कह रहे हैं पांचों ज्ञानेंद्रिय और इंद्रिय हाँ सन्निकर्ष को पहचानते आए। हाँ, पहचानते आया, इंद्रिय सन्निकर्ष वही और फिर बात कह है। रहे हैं कि इंद्रिय सन्निकर्ष के आधार पे मानव सुविधा के चक्कर में, इंद्रिय सन्निकर्ष यानी शब्द स्पर्श रूप रसगंध रूपी जी, जो 5 संवेदनाओं के आधार पे। इंद्रियों के जो विषय हैं, जी, उसमें सुख को पहचानने के लिए सुविधा संग्रह के चक्कर में फंस गया, यही धरती के क्षतिग्रस्त होने का कारण रहा।
ठीक, वही मुझे लगा था क्योंकि मैंने एक जगह और भी पढ़ा था तो उसमें यही 9 और पॉइंट मैं लिखे थे। हैं चारों दिशा और हेलो हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी हाँ आप बोलिए, फिर से बोलिए, क्या बोला था? मैं ये कह रहा था 9 वाला तो चलो हो गया, 4 से 5 समझना है। इसकी वजह से आदमी जो है ना अपने आप को शरीर मानता है और सुविधा संग्रह के चक्कर में धरती क्षतिग्रस्त हो गई। लेकिन चारों दिशाओं और नैसर्गिकता को पहचानने से धरती क्षतिग्रस्त कैसे हुई? नहीं नहीं, वो तो केवल इतना इतना ये पहचानता आया, ये कह रहे हैं। उसके आधार पे थोड़ी धरती क्षतिग्रस्त हुई। क्षतिग्रस्त होने का आधार तो इंद्रिय सन्निकर्ष के आधार पे मानव सुविधा संग्रह के चक्कर में फंस गया, ऐसा है। ये सब तो मानव अध्ययन करता हुआ आया है और अध्ययन करते हुए इसी प्रकार वो कह रहे हैं कि ये अध्ययन करते आया और इसी प्रकार 5 इंद्रिय सन्निकर्षों को पहचानते आया, ऐसा है। फिर इंद्रिय सन्निकर्ष के आधार पर सुविधा संग्रह के चक्कर में फंसा, यही मूलतः धरती क्षतिग्रस्त होने का आधार है। और मुझे लग रहा है कि इसमें वो सब छूटा हुआ है ना, न्याय धर्म सत्य जिसको कह रहे हैं, वास्तविकता यथार्थता सत्यता, वो छूट गई है। तो आदमी इस इतनी चीजों को समझ पाया है अभी तक, ऐसा समीक्षित कर रहे हैं वो। मानव जाति अभी तक कुल इतना ही समझ पाई है ना। नहीं, इसका मतलब जो आज ये 3-4 इन्होंने 4 दिशा का क्या मतलब हुआ? 4 दिशा 4 दिशा तो अब चारों तरफ 4 दिशा ही बोलते हैं, वैसे तो 10 दिशा भी बोलते हैं, पर 4 दिशा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। नहीं नहीं, 4 दिशा का मतलब है विकास और ह्रास, जागृति अजागृति, 4 दिशा। अच्छा अच्छा लेकिन भ्रमित आदमी जागृति को पहचानता है। है भ्रमित मानव कहाँ पहचानता है? क्योंकि भ्रमित मानव आदमी को जागृति का भास रहता है, अजागृति में जीता है। विकास इसका का, मतलब जानना क्योंकि ये जैसे हुआ। जैसे हम लोग अभी जी रहे हैं ना, विकास शब्द का प्रयोग करते हैं, विकास और ह्रास का भी उपयोग करते हैं ना, जागृति अजागृति शब्द का भी उपयोग करते हैं। लेकिन भैया विकास और ह्रास, जागृति और भ्रमित, वो तो क्रियाएं हुई और दिशा तो स्थिति है। नहीं नहीं, दिशा है वो। किस वो दिशा दिशा में है। दिशा, जा रहे हैं? हाँ जागृति यही दिशा में जा रहे हैं ना, ह्रास की दिशा में जा रहे हैं। हाँ जी जी जी। लेकिन नहीं मैं यहाँ ऐसा समझता हूँ कि कल्पना सहज विधि से मानव ने जो सीखा वो संख्या के आधार पर 9 संख्या तक गणित गणना सीखा, चारों दिशा और धरती हवा पानी और उष्मा नैसर्गिकता, उसको पहचानते हुए 5 ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों के सन्निकर्ष से जो पहचाना उसके आधार पर क्रियाकलाप किया और सुविधा संग्रह के चक्कर में पड़ गया, ऐसा है। ये भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि गणित के रूप में 1 से 9 तक संख्या, हाँ वो फिर गिना, 4 इसके दिशा आधार का पर मतलब गणित। है, हाँ 4 दिशा मतलब ये जो चारों दिशाएं हैं। अब हाँ अपने और चारों बाजू फिर जो दिशा है। फिर नैसर्गिकता का मतलब धरती हवा पानी उष्मा। जी और फिर इसके बाद इसी के इस प्रकार ज्ञानेंद्रिय और इंद्रिय सन्निकर्ष को पहचाना। हाँ, इसी प्रकार मतलब जैसे इतनी चीजों को पहचाना, उसी में ज्ञानेंद्रियों को पहचाना, 5 ज्ञानेंद्रिय और उनके इंद्रिय सन्निकर्ष को पहचानते आया। फिर कह रहे हैं कि इंद्रिय सन्निकर्ष, तो इंद्रियों का जो सन्निकर्ष है वो उनके विषयों से ही होता है हाँ ना, जिसको अपन शब्द स्पर्श रूप रसगंध कह रहे हैं। शब्द स्पर्श रूप सन्निकर्ष रसगंध यानी जीने में जुड़ना ना भैया। है, हाँ सन्निकर्ष। उसकी हाँ सानिध्यता, हाँ उसका सानिध्यता। जी। और फिर इसका तो इंद्रियों के आधार पर वो सुविधा संग्रह के चक्कर में फंस गया।
हाँ, यही धरती को क्षतिग्रस्त होने का आधार है। ठीक है, जी जी। मुझे लगता है कि अपन ने 2-3 विधियों से इसको समझ लिया है ना। आगे बढ़े हमें। जी भैया। हेलो। पढ़िए यज्ञेश जी, आगे हेलो पाठक जी। पढ़िए। हाँ जी, हेलो। हेलो। आवाज नहीं आ बोलिए रही क्या मेरी? बोलिए, आ रही है। इसमें मानव परिवार और कार्य जहाँ से लिखा है, हेडिंग है ना मानव परिवार और कार्य। हाँ इसमें हाँ, ये एक मानव दो तीन चार पाँच, जो जो पांचवी लाइन है, मानवीय शिक्षा, मानवीय शिक्षा हाँ का उसके बाद, परिभाषा भी यही है। हाँ जब यह परिवार परिभाषा में प्रमाणित होते हाँ, सब सहज ही एक दूसरे के साथ संबंधों को पहचानते हैं। हैं। तो इसमें ये लिखा है कि पहले परिवार में प्रमाणित होते हैं और फिर संबंधों को पहचानते हैं। क्या मतलब है? पहले संबंधों को मतलब पहचानते क्योंकि हैं फिर परिवार में मतलब फिर लिखा है। संबंध को व्यवस्था के अर्थ में पहचानते हैं, जिसको हाँ, अपन इसमें तो लिखा है व्यवस्था के एक अर्थ दूसरे में के साथ समझ संबंध को पहचानते हैं। हैं। इसमें तो लिखा है तब सहज ही एक दूसरे के साथ संबंधों को पहचानते हैं। हाँ, एक दूसरे के साथ व्यवस्था के अर्थ में संबंध को पहचान, क्योंकि फिर आगे व्यवस्था की बात करी है उन्होंने। जो मानव संतान होता है ना, वो स्वायत्त शिक्षा विधि से ही मेरा होता है, ऐसा लिखा है। मेरा डाउट शिक्षा ये है संस्कार पूर्वक कि होता है। तो पहले शिक्षा प्रमाणित संस्कार होना पूरा होगा, होने के बाद, वही मैं कह रहा पहले था, प्रमाणित होना एक बार होगा मैं या बात, संबंधों को पहचानना होगा पहले? नहीं वही मैं बता रहा हूँ कि जो बच्चे होते हैं ना, वो स्कूल में जाते हैं, तो जब तक वो स्नातक तक पढ़ते हैं, स्नातक के बाद अपना प्रमाणित होने को घोषित करते हैं। ऐसा अपन ने पढ़ा है अपने अर्थशास्त्र में और संविधान में, है ना। इसमें भी आएगा तो अभी आगे। अपने, हाँ इसमें भी आएगा, तो अपनी घोषणा करते हैं कि अब वो जो है समझ गए हैं, ऐसा हम्म, अपनी स्वाय। तो फिर इसके बाद बाबा जी ने लिखा है कि उसके बाद 2 साल तक उनको प्रमाणित करना होता है, जीने में प्रमाणित करके समझ गए हैं ऐसा प्रमाणित करते हैं, घोषणा करते हैं ना, अनुभव हो गया है। अब वो प्रमाणित करने के लिए एक समय दिया है, वो प्रमाणित कर लेते हैं तब विवाह संस्कार होता है, ऐसा लिखा था अपन ने, उसमें पढ़ा था अभ्यास दर्शन में। अभी उससे वो इसमें पहले और डिटेल विवाह, में आएगा। तो हाँ इसमें और डिटेल में आएगा। तो फिर ये कहा कि जब वो स्वायत्त हो जाते हैं, है ना, ऐसे यानी स्वयं में विश्वास आ गया, श्रेष्ठता का सम्मान आ गया, है ना, प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन हो गया, व्यवहार में सामाजिक हो गया, उत्पादन करने की क्षमता संपन्न हो गए, है ना। अब इसके बाद वो परिवार में आके व्यवस्था में भागीदारी करते हैं, उत्पादन में भागीदारी करते हैं, है ना, और समाज व्यवस्था में भागीदारी करते हैं। इस तरीके से जिसको अपन कह रहे हैं संबंध को पहचानते हैं और मूल्यों का निर्वाह करते हैं, है ना, और आवश्यकता से अधिक उत्पादन करते हैं। ये 3 बातें हो गई प्रमाण के अर्थ में। जो तो इसलिए पहले जो है ना स्वायत्तता संपन्नता होती है, इसके बाद प्रमाण आता है। प्रमाण प्रमाण में ही जो है ये संबंधों का पहचान होता है, मूल्यों का निर्वाह और आवश्यकता से अधिक उत्पादन होता है। ये तो इस फिर तरीके प्रमाणित से क्या हुआ संबंध फिर? निर्वाह ये इससे प्रमाणित हुआ। जो अपन ने समझा है वो प्रमाणित हुआ जीने में। बच्चे ने जो भी पढ़ा ना, अपने पहली से लेके स्नातक तक जो भी पढ़ा, जो भी सीखा समझा, वो जीने में आता है कि नहीं। तो स्वयं में व्यवस्था तक तो पहचान लिया, ये ठीक है पंडित जी, लेकिन क्या लेकिन वो व्यवस्था इसका में भागीदारी हो पा रही है कि नहीं है। मैं ये कह रहा हेलो, था लक्ष्य में परिवार के अंदर समाधान समृद्धि ही प्रमाणित होती है। हाँ उसी को तो कह रहे हैं बेसिकली समाधान समृद्धि। समाधान का मतलब है जो समाधान समझा समृद्धि हुआ को है उसको जीने में, संबंध में प्रमाणित करना, संबंध निर्वाह के अर्थ में प्रमाणित करना, है ना। समाधान का प्रमाण न्याय पूर्वक जीने के रूप में ही है ना। हाँ
और तो न्याय न्यायपूर्वक न्यायिक जीना तो है संबंध में है। मैं ये हेलो। कह रहा हूँ, अगर आप समाधान और समृद्धि को प्रमाणित कर दिए हाँ तो फिर संबंधों को पहचानना, मूल्यों का निर्वाह करना और समृद्धि दोबारा दिखाना, परिवार सहज आवश्यकता के बाद अधिक उत्पादन करना, ये समृद्धि को बोल रहे हैं ना। तो उससे पहले लिख दिया कि जब जब यह परिवार परिभाषा में प्रमाणित होते हैं, इसका मतलब समाधान समृद्धि प्रमाणित होगी। प्रमाणित हो गई मतलब हम कर सकते हैं, ये विश्वास आ गया। ओके। अब उसकी निरंतरता के लिए तो व्यवस्था में जीना पड़ेगा ना। जैसे मान तो लीजिए उसमें तो हमने थोड़ा ये समझना। इंजीनियरिंग का शिक्षा लिया, अब हम इंजीनियरिंग में काम कर सकते हैं, ये विश्वास हो गया, तो हम शिक्षा ले लिए, उससे संपन्न हो गए, जो हमने सीखा था उसको प्रयोगशाला में करके देख लिए, है ना, प्रमाणित हो गए। अब जीने में तो आएगा ना भाई, व्यवस्था में जीने में। इसके लिए ना अपने को, फिर मैं कहीं गलत समझ गया, मेरे ख्याल थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा अपने को। ये जी लिखा है ना, इसका सत्यापन भी इसके साथ समाया रहता है। सत्यापन करता हूँ, करूँगा, किया हूँ, कर रहा हूँ। हाँ, ये आपके किताब में कितने नंबर पेज पे होगा? मनमानी करते हैं उसको, अपन ने मनमानी के रूप में देखा ना। नहीं नहीं नहीं, मनमानी नहीं है। हम्म 82 पेज पे है मेरी बुक में। पहले इसको समझना पड़ेगा मुझे। मिला आपको? पैराग्राफ कौन सा है उसका पहले? पैराग्राफ है स्वायत्त मानव। स्वायत्त मानव स्वयं। हाँ, स्वायत्त मानव स्वयं के प्रति विश्वास, स्वयं स्वायत्त स्वयं मानव में का विश्वास व्याख्या। ना। स्वायत्त मानव स्वयं के स्वायत्त प्रति विश्वास। मानव स्वयं के प्रति विश्वास, हाँ, इसमें हाँ, कौन सी ये जो लाइन है? व्याख्या बोल रहे हो ना, ये जो आप व्याख्या वाला पैराग्राफ बोल रहे हो, इससे 6 लाइन पीछे देखिए आप। अच्छा, इसका सत्यापन। सत्यापन भी ये इसी जो के साथ समाया रहता ये जो प्रतिभा और व्यक्तित्व को उन्होंने समझाया, इसके बाद का है। इसका सत्यापन भी इसी के साथ हम्म समाया रहता है, यानी व्यक्तित्व और हम्म प्रतिभा का सत्यापन। हम्म यानी मैं कर सकता हूँ, करूँगा, कर रहा हूँ, हम्म है ना, इन हम्म ध्वनियों में होता है। हम्म हम्म, यानी पहले होगा कि मैं कर सकता हूँ, फिर होगा करूँगा, और फिर हो रहा है कर रहा हूँ, है ना, ये 3 है। किया हूँ। तो इसका हम्म क्रम भी यही है। मतलब पहले हम पढ़ चुके हैं तो हम ये कहेंगे कि मैं कर सकता हूँ, हम्म फिर इसके बाद संकल्प बन गया करूँगा, यानी अब जीने में उतर गया, और फिर जब जीने लगे तो कर रहा हूँ, उस जगह पे आ जाएंगे। बीच में किया हूँ भी आगे। हैं? बीच किया हूँ तो हाँ, किया हूँ का मतलब जैसे जो कर रहा है, जब वो कर चुका है तब वो किया है में आ जाएगा, किया है वाला प्रेरणा स्रोत हो जाएगा। हम्म जैसे मैं कुछ कर चुका हूँ, जैसे मैं उत्पादन किया हूँ, है ना, तो मैं बाकी जो उत्पादन कर रहे हैं उनके लिए प्रेरक हूँ। हम्म। इस आगे एक है ना, संकेतिक ध्रुव। संकेतिक ध्रुव का मतलब क्या होता है? संकेतित मतलब जो उस दिशा में इंगित कर रहा है उसको संकेतित करें। संकेत करना, उंगली न्यास करना। इन ध्वनियों से संकेतिक ध्रुवों से है। फिर आया क्या हूँ, संकेतित कर ध्रुवों रहा से। हूँ, कर सकता हूँ, करूँगा। हाँ, हाँ, ये इसको पूरा ये करिए ना आगे। हाँ, ये क्रमशः स्थिरता को पा रहा है ना। मतलब जैसे मैं कर सकता हूँ, उससे ज्यादा स्थिर है मैं करूँगा, उससे ज्यादा स्थिर है मैं कर रहा हूँ। इस तरीके से ये जो ध्वनियाँ हैं वो एक किसी निश्चित ध्रुव की ओर बढ़ रही हैं, ऐसा है। मतलब एक मेरे को जब ऐसा कर लगता रहा है हूँ कि उसमें एक जगह टीचर है, एक जगह स्टूडेंट है।
है। ये गुरु शिष्य वाला मामला नहीं है क्या? एक प्रेरणा बस। स्रोत होता है, एक प्रेरणा पाने वाला होता है, ऐसा नहीं है क्या? हाँ, तो इसमें क्या 10 सोपानी जो व्यवस्था है ना, तो 10 सोपानी व्यवस्था में जो ऊपर ऊपर जो व्यक्ति होता है वो किया हुआ रहता है, और जो नीचे वाला है वो कर रहा हूँ वाला जगह पे रहता है, और जो अध्ययन करता है वो करूँगा वाली जगह पे रहता है। मैं करूँगा, सीखूंगा, समझूंगा, है ना, सीखूंगा, और उससे पहले मैं कर सकता हूँ, मैं सीख सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, समझ सकता हूँ। ये आशा आकांक्षा के रूप में मैं, है ना, फिर करूँगा यानी मैं उसमें भागीदार हूँगा, कर रहा हूँ यानी मैं अब व्यवस्था में भागीदारी कर। इसमें जो किया हुआ व्यक्ति है वो हमेशा ऊपर रहेगा, वो प्रेरणा स्रोत रहेगा। ठीक है। इसको पाठक जी प्रतिभा और व्यक्तित्व की उसमें क्यों लिखा है इस बात? व्यक्तित्व में सब कुछ हो जाता है। व्यक्तित्व आहार प्रतिभा का, विहार व्यवहार। हाँ, आहार विहार व्यवहार और कार्य सब कुछ हो जाता है। व्यक्तित्व के जो प्रतिभा है वो व्यक्तित्व में प्रमाणित होती है। तो पहले आदमी प्रतिभा संपन्न होता है, फिर बाद में वो व्यक्तित्व में प्रमाणित होता है। प्रतिभा संपन्न अध्ययन होता है। हैं? अध्ययन क्या बोल पूर्वक रहे जो है प्रतिभा संपन्न होता है। हैं? हाँ, अध्ययन पूर्वक जो है प्रतिभा संपन्न होता है, और फिर संकल्प पूर्वक प्रतिभा प्रमाणित। को उन्होंने तीनों रूपों में बोला है। प्रतिभा को मतलब अभिव्यक्ति के रूप में, संप्रेषित करने के रूप में, प्रकाशित होने के रूप में प्रतिभा है। यानी वो प्रकृति सह अस्तित्व के संपूर्ण आयाम, कोण, दिशा, परिप्रेक्ष्य, देश और कालों को समझ सकता है, उसकी निरंतरता को पहचान सकता है, यानी यूनिवर्सलिटी को पहचान सकता है, यानी समाधान और उसकी निरंतरता के रूप में वो अभिव्यक्त हो सकता है। वो जो कुछ समझा है वो दूसरे को समझा सकता है, संप्रेषित कर सकता है ना, और समाधान के सहित वो प्रकाशित करने में विश्वास हो सकता है। उसमें विश्वास हो सकता है मतलब अब वो जी सकता है, इसको कह रहे हैं। तो जीना कहाँ होगा? तो व्यक्तित्व के रूप में जीना होगा, है ना, आहार में, विहार में, व्यवहार में, कार्य में, इसमें जीना होगा। इसी को वो कह रहे हैं कि इसका सत्यापन भी इसी के साथ समाया है, यानी जो प्रतिभा का जो सत्यापन है वो इसी के साथ समाया है। सत्यापन का मतलब है अब मैं कर सकता हूँ, करूँगा, कर रहा हूँ। तो ये तीनों ध्वनियों को यदि सुने आप, तो इसमें क्रमशः एक स्थिरता की ओर संकेत है। जब कर रहा हूं तो और स्थिर हो गया, करूंगा तो और, यानी संकल्प के रूप में स्थिर। मैं कर सकता हूं अपेक्षा के रूप में, करूंगा संकल्प के रूप में, कर रहा हूं प्रमाण के रूप में, है ना। इसके बाद कर चुका हूं, जिसको अपन किया हूं कह रहे हैं ना, उसको अपन कहें कर चुका हूं। ऐसा अब मैं कर चुका हूं यानी किया हूं। तो इसलिए जो कर चुका है यानी किया हुआ है, वो कर रहा हूं यह कह सकता हूं, या मैं कर रहा हूं या कर सकता हूं, इन दोनों के लिए प्रेरणा स्रोत होना पाया जाता है। यानी जो व्यक्ति किया हुआ है, यानी व्यवहार में जिया हुआ है, कोई उत्पादन को किया हुआ है ना, ऐसा व्यक्ति जो कर रहा है और कर सकता हूं, इन दोनों के लिए प्रेरणा स्रोत हो जाता है। इस विधि से परंपरा समृद्ध होने के तथ्य को समझा गया है। ऐसा है, मेरे ख्याल से ये वही हो गया स्पष्ट है ना। जो अपन बोलते हैं ना गुरु शिष्य संबंध है, उसमें बोलते हैं हाँ, गुरु प्रमाणिकता के साथ होता है और शिष्य जो है वो उसके साथ होता है। क्यूरियोसिटी को क्या बोलते हैं हिंदी में? ये भैया और भी संबंध में होता है, जैसे गुरु शिष्य में भी होता है, साथी सहयोगी में भी होता है, माता पिता पुत्र पुत्री में भी होता है।
मतलब एक समय जिज्ञासु माता जिज्ञासु पिता जो भी कुछ करते, क्योंकि वो किए हुए रहते हैं ना, इसलिए वो अपने मानव संतान के लिए प्रेरणा के रूप में रहते हैं, है ना, संतानों के लिए, क्योंकि वो किए हुए की जगह पे रहते हैं और बच्चों को अभी करना है ना, या कर रहे होते हैं कई बार, एक उम्र के बाद वो कर रहे होते हैं और उससे पहले कर सकते हैं नहीं, वाली आपने जगह ना पे होते तीन शब्द किए हैं। जी अभी आपने तीन शब्द यूज किए, अभिव्यक्ति, संप्रेषण, प्रकाशन। हाँ, हमें ये तीनों के एक जैसे अर्थ लगे, इनमें है क्या थोड़ा समझाएंगे क्या उनके difference? हमारे को जो है ना, मुझे मतलब अभिव्यक्ति का मतलब होता है इसका जो तीनों के सच्चाई एक ही है। meaning। अभिव्यक्ति का मतलब है सच्चाई को भाषा, भाव, भंगिमा, मुद्रा, इसके अर्थ में अभिव्यक्त करना, है ना, व्यक्त करना। और हम ये जो भी सच्चाई है उसको दूसरे में स्थापित करना, ये संप्रेषणा है। यानी हम जो समझे हुए हैं उसको भाषा, दूसरे को भाव, समझा पाते हैं। भंगिमा। भाषा, भाव, भंगिमा और कार्य और व्यवहार भी कह सकते हैं उसमें भी, है ना। भाषा, भाव, भंगिमा, मुद्रा, अंगहार, व्यवहार और कार्य, इन सब में अभिव्यक्ति होती है। इनकी सम्मिलित अभिव्यक्ति कोई आचरण कहते हैं। आचरण में अभिव्यक्त होना, है ना। फिर वो जो आचरण है उस ओके, आचरण को दूसरे में स्थापित करना, ये संप्रेषित करना है। और जब वो व्यवस्था के रूप में मतलब किसी को बन जाता है उसको समझाना, प्रकाशन कहते हैं। हाँ, समझाना भी बोल सकते हैं संप्रेषणा को। हाँ, समझाना ही तो बोलेंगे। समझाना, अभिव्यक्ति सिखाना, को जीना बोल करना, सकते हैं। कराना, ये तीनों। समझना, समझाना, अभिव्यक्ति को समझना अभिव्यक्ति, समझाना अभिव्यक्ति संप्रेषणा, सीखना, सिखाना, नहीं, सीखना, अभिव्यक्ति समझना अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति है लिखने ना। को बोल सकते हैं। है, नहीं, हेलो, आपने अभिव्यक्ति लिखाई, सच्चाई को भाव, भाषा, भंगिमा पूर्वक, कार्य व्यवहार पूर्वक व्यक्त करना, हाँ, वो ये अभिव्यक्ति। बोला। तो हाँ, इसका मतलब जीना हो गया है, है, जीना हुआ, जीना इसका हुआ है मतलब, तो। हाँ, जीना हो गया ना। जीना, जीना। जी, और ये हो गया समझना, समझाना और करना, संप्रेषणा, सीखना, करना, सिखाना। नहीं, समझना, समझाना, तो समझना अभिव्यक्ति है, समझाना जो है वो संप्रेषणा है। सीखना, सिखाना, सीखना, सीख गए हम, वो अभिव्यक्ति है। सिखा पाए, वो संप्रेषणा है। हम कर लिए, ये अभिव्यक्ति है। हम करा पाए दूसरे को, वो संप्रेषणा है। ओके, ओके। जी। सिखाना और कराना और समझाना, समझना, ये सीखना, संप्रेषणा करना, है। समझना, सीखना, करना, ये अभिव्यक्ति है। ओके। समझाना, सिखाना, कराना, ये संप्रेषणा है। हैं? और प्रकाशन। प्रकाशन, प्रकाशन का मतलब है सीखना, समझाना किसी एक इकाई में स्थापित हो जाए। जैसे परिवार में, तो परिवार में यदि सीखना, सिखाना परंपरा के रूप में स्थापित हो जाए तब वो प्रकाशन है। प्रकाशन व्यवस्था के रूप में रहता है। सीखना, समझना या सीखना, सिखाना। सीखना, सिखाना, समझना, समझाना, करना, कराना। समझना, समझाना विचार क्रिया है। सीखना, सिखाना व्यवहार क्रिया है। करना, कराना व्यवसाय क्रिया है। तीनों में अभिव्यक्ति होती है, तीनों में संप्रेषणा होती है, तीनों में। जैसे सीखना, आपको कोई समझना, आपको समझाना, उत्पादन कार्य आता है, करना, हैं? ये परंपरा में हेलो, स्थापित हो गए। नहीं, जब ये किसी इकाई में स्थापित हो जाए, जैसे परिवार में, परिवार समूह में, ग्राम समूह में, तब वो प्रकाशन। ओके, ठीक है। अभी उससे थोड़ा ये पहले बताइए, प्रकाश,
हाँ हाँ, प्रतिबिंब और व्यक्तित्व हो गया, उसके बाद व्यवहार में सामाजिक, इसी पैराग्राफ में आगे तक बढ़ते हैं अपन। हाँ हाँ। इसका मीनिंग इन्होंने बताया, व्यवस्था के रूप में। व्यवहार में सामाजिक होने का मतलब ही है कि आप अब दूसरे को समझा पा रहे हैं, सिखा पा रहे हैं, वही सामाजिक होने का मतलब है। हम्म। इसीलिए लिखा ना, व्यवहार में सामाजिक इसमें होने का मतलब है व्यवस्था के रूप में प्रमाणित होना, हाँ, यानी आप व्यवस्था में और भागीदारी आगे कर पा बढ़िए। रहे हैं। हाँ, इस प्रकार मनुष्य ही प्रमाण का आधार है, न कि वांग्मय। वांग्मय का स्मरण यहाँ इसलिए किया गया है कि वांग्मय प्रमाण के आधार पर मानव जाति विविध प्रकार से क्षत विक्षित हो चुका है, अर्थात स्वयं पर विश्वास हो पाने का मार्ग प्रशस्त नहीं हो पाता। प्रत्येक मनुष्य स्वयं पर विश्वास नहीं करेगा तब तक अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था का अंगभूत होना प्रमाणित नहीं करेगा। मनुष्य अपने को प्रमाणित किए बिना परंपरा होना संभव नहीं है। हम्म, इसलिए स्वायत्त मानव को पहचानने के उपरांत ही स्वायत्त परिवार प्रमाणित होना देखा गया है। हम्म। तो इसका क्या मतलब हुआ? पहले प्रमाणित हुआ, फिर स्वायत्त मानव को पहचाना, क्या मतलब कौन किसको पहचान रहा है समझ में नहीं आ रहा। फिर तीसरी चीज इसमें नेक्स्ट लाइन में लिखा है प्रस्ताव एक क्रम। मिनट, एक चीज को चलते, एक बात को चलते हैं, है ना। पहले वो वांग्मय वाला बात है, तो वांग्मय का वो तो मतलब ठीक है है, हमने किताब में से पढ़ लिया, स्मरण कर लिया, उसको रिपीट कर दिया, इसको बाबा जी प्रमाण नहीं कर रहे, है ना, ठीक बात है। जैसा परंपरा में रहा है। फिर इसके हम्म, बाद आया स्वयं में विश्वास होने का मार्ग प्रशस्त नहीं हुआ, है ना। प्रत्येक मानव स्वयं पर विश्वास नहीं करेगा तब तक अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था का अंगभूत होना प्रमाणित नहीं हो पाएगा, है ना। स्वयं में विश्वास का मतलब है, अभी हम लोगों ने इसके पहले ही पढ़ा था, पहले अध्याय में। स्वयं में विश्वास का तात्पर्य कर है सकता हूँ, करूँगा व्यवस्था क्यों के नहीं। रूप में जीने और समग्र व्यवस्था में भागीदारी करने में विश्वास है, ऐसा स्वयं में विश्वास का आधार ठीक बात है ना। वो वही तो बात है ना जो अभी अपन डिस्कस कर रहे थे, कर सकता हूँ, हाँ करूँगा, किया हूँ, हाँ, यही है यही स्वयं में स्वयं में विश्वास। विश्वास है, हाँ स्वयं में विश्वास। हम्म, फिर इसके बाद लिखा है कि तो अंगभूत होना प्रमाणित नहीं कर पाए। फिर लिखा है मानव अपने को प्रमाणित किए बिना परंपरा नहीं हो सकता। ये परंपरा ही ये प्रकाशन है प्रमाणित जिसको का अपन एग्जैक्ट प्रकाश मीनिंग क्या होता है? है। प्रमाणित क्या का बोल रहे मतलब हैं? क्या होता है पूरा? प्रमाणित करने का प्रमाणित मतलब किए बिना, जी के देख लिया, जैसे हमने ठीक है समझा के देख लिया देख लिया, है ना। जी के देख लिया यानी संबंध में जीने लगे, उसमें निर्वाह करने लगे, कर्तव्य दायित्व का निर्वाह कर, संबंध का निर्वाह, मूल्यों का निर्वाह कर रहे हैं, ये जीने में हो। आवश्यकता से अधिक उत्पादन कर रहे हैं, ये जीने में प्रमाणित हो गया। यहाँ बाबा जी मेरे को लगता है ये कह रहे हैं कि वांग में सिर्फ भाषा है, और भाषा आदमी है, क्योंकि हाँ। परिवार में और उससे जो छोटे होते हैं वो उसका अनुकरण करते हैं, तो उसमें भाषा जो है वो इनफ नहीं रहती है, क्योंकि वो उस आदमी का आचरण भी दूसरे होते हैं जीने में। तो भाषा प्लस भाषा के कोरस्पॉन्ड आचरण जब होगा तब हम इसकी परंपरा बना सकते उसी को तो हैं। प्रमाण कह प्रतिबिंब रहे हैं भैया, आचरण ही प्रमाण है ना। हाँ, इसी आचरण ही प्रमाण है, तभी परंपरा बनेगा, भाषा से नहीं बनेगा, ऐसा बोल। तरह की भाषा है, और कोड़ी बाबा ने बातें कहा हैं। यदि भाषा को प्रमाण मान लेते हैं तो उसका उससे मानव जाति छत विक्षित हो चुकी, उसमें से कुल मिला के फिर वाद विवाद ही निकलता है। हर व्यक्ति जो है वांग्मय की व्याख्या करता रहता है, इसका ये मतलब, इसका ये मतलब है, इस शब्द का ये अर्थ है, उस शब्द। अभी जैसे हम लोग एक बिंदु पे कर रहे थे ना, ये 1 से 9 संख्या को हम लोग 3 तरीके से बोल रहे थे। अभी हम तीनों लोग अपनी अपनी बात पे अड़ जाते हैं। मान लो मैं कहता हूँ नहीं, वो वैशेषिक की 9 संख्या की बात कर रहे हैं, आप कहोगे 1 से 9 अंक की बात कर रहे हैं, और सुनीता जी बोलेंगी कि 4 विषय 5 इंद्रिय संवेदना की बात कर। हम तीनों लोग अपनी अपनी जगह सही है, 9 का फिगर तीनों में आ रहा है ना। तो वांग्मय से हम इसी जगह पे जाते हैं, लेकिन जब हम जीने में प्रमाणित करते हैं तो ये सब सॉल्व हो जाता है। वो तो अपना अपने आप को एज ए स्टूडेंट मान रहे हैं तब, है ना। हाँ, वही मेरा और कहना है कि एक अभी अपना स्टूडेंट हैं, इसलिए एक हम आदमी लोग समझने के, इसलिए हम लोगों में इसलिए अपन झगड़ा नहीं गलती हो रहा है ना। लेकिन अपन यदि गलती हम नहीं किया। वांग्मय को प्रमाण मान लेते हैं
तो हर व्यक्ति कहेगा कि नहीं इसमें 9 संख्या लिखा था, तो 9 का मतलब यही है, इस जगह पे अड़ जाते हैं, वहां से हट धर्मिता कट्टरता पैदा होती नहीं, अपने जैसे अभी आपने मुद्दा उठाई दिया, तो ये अपन एक ही चीज को स्टडी कर रहे हैं, मध्य दर्शन को, और है। एक ही आदमी के अंदर अपने को वो जो है ना एक फेथ है कि उस आदमी ने जो लिखा है वो ठीक लिखा है। लेकिन अगर ये देखें कि जीवन विद्या के 400 जो 4 से अगर प्रचंड विद्वान हो तो भिड़ सकते हैं अभी भी इसमें भी। नहीं भिड़ सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली यही पूछा जाएगा कि आपके जीने में आ रहा है क्या ये वस्तु। यदि जीने में नहीं आ रहा है तो भिड़ने का कोई औचित्य नहीं है। हम लोग क्योंकि अभी समझने के अर्थ में है, इसलिए अपन लोग जो है अनेक कोणों से उस बात को देखने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग इस पे अड़ नहीं रहे ना। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि जो मैंने कहा था वही सही है, या भास्कर भाई ने जो कहा वो सही है, या सुनीता बहन ने जो कहा वो सही है ना। अपन ने नहीं कहा, अपन तीनों दृष्टिकोण से समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमको तो समझना मूल मुद्दा है। यहाँ जो लिखा हुआ वो